कैसे आप लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर के। तो अभी तक हमने बात की थी ग्रेविटेशन चैप्टर के रिवीजन की, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट के और देखेंगे किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक सिंह राठौर एंड लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। The first question that we are going to discuss that came in 2019. The question is, a body weighs 200 Newton on the surface of the earth. How much will it weigh halfway down to the center of the earth? Very basic question है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें एंड देन सोल्यूशन की बात करेंगे। तो मैंने कहा सर इसने क्या बोला कि सरफेस पे अगर हम बात करें, जब ये बॉडी सरफेस पे थी तब इसका जो वेट है वो आपने बोला 200 न्यूटन है। ने बोला कि सर जब ये सेंटर पे लेके सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो हाफ वे डाउन, मतलब आप बोल सकते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, r है। तो r/2 डेप्थ पर जब d की वैल्यू r/2 है, जब d की वैल्यू r/2 है, तब आप बोलेंगे कि सर कितना इसका वेट होगा वो आपको बताना है। मैंने कहा सर अगर सरफेस की बात करें, वेट एट सरफेस इज इक्वल टू मास इनटू g एट सरफेस एंड दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। आपने बोला वेट एट डेप्थ इज इक्वल टू मास इंटू जी एट डेप्थ डी एंड दैट इज इक्वल टू m इंटू जी एट सरफेस इंटू 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 200 न्यूटन। वैल्यूज पुट करेंगे, आप बोलेंगे 200 इंटू 1 माइनस डी की वैल्यू रखेंगे r/2 अपॉन r से r कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 200 इंटू 1/2 दैट इज 100 न्यूटन। सो देख लीजिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। ये इतने ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं और वैसे भी मैं इस चैप्टर को तो बोलता ही हूं कि सर दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर फॉर नीट। ठीक है, जिसमें आप बोलते हैं 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एवरी ईयर और बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या ही था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द surface of the earth to a height h which is equal to the radius of the earth is। आपको बताना है कि सर वर्क डन कितना करना पड़ेगा एक m मास को सर सरफेस से h हाइट तक ले जाने में। फिर से मैं बोलूंगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें एंड देन फिर सॉल्यूशन को देखेंगे। मैंने कहा देखते हैं कैसा है भाई ये सॉल्यूशन। इसने बोला सरफेस से, राइट, सरफेस से अगर आपको h हाइट पर लेके जाना है किसी मास m को h हाइट पर, और आपको पता है h की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर दे रखी है। मैंने कहा सर देखिए यहाँ पे जब भी हम लेके जाते हैं तो हम बात करते हैं स्लोली लेके जा रहे होते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी 0 होगी। तो आपको पता है कि सर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वही वर्क डन तो हमको फाइंड आउट करना है। मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आपने बोला सर यहाँ पे कितनी थी, ये सरफेस वाला पॉइंट था तो यहाँ पे होती है Gm/r। सर इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सर आप बोलोगे सर माइनस Gmm, सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, अब ये r+h, और h की वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2r माइनस Gmm/2r। इज इट क्लियर? मैंने कहा सर फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। मैंने कहा कितना आ रहा है ये Gmm/2r माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे किया मैंने प्लस, ये तो फॉर्मूले का माइनस हो गया, आप बोलोगे माइनस Gmm/r दैट इज वर्क एक्सटर्नल। ठीक है, जरा देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, आप बोलेंगे इसको रख लेते हैं तो ये आगे आपका सॉल्व करेंगे तो प्लस आप बोलेंगे ये आएगा Gmm/2r। दिस इज द वर्क एक्सटर्नल। अब आपको जो रिजल्ट दिया गया है वो स्मॉल g के फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, तो मुझे मालूम है Gm/r² होता है g क्या होता है, Gm/r² होता है। तो मैंने कहा सर इसमें एक r से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक r से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए Gm/r क्या हो गया, r² हो गया। तो आप इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना हो गया ये mg/r/2।
दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटेशन के बहुत, ग्रेविटेशन के पूरे हर चैप्टर से इजी आते हैं, बट ग्रेविटेशन से तो कुछ ज्यादा ही बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम फ्रॉम 2018. So the question from 2018 is the kinetic energies of a planet in an elliptical orbit at about the sun at positions A, B and C are Ka, Kb and Kc respectively. AC is the major axis and SB is perpendicular to AC. At the position of the sun as shown in the figure, then आपको बताना है Ka, Kb, Kc में आपको रिलेशन बताना है। तो मैंने कहा बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें मुझे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती है, मैं डायरेक्टली इसको आंसर कर सकता हूँ। बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बार फिगर जरूर बनाऊंगा, वरना तो ये बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व होने वालों में से है। जरा आप ये बात करेंगे, यहाँ पे जरा देखो, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, ठीक है, यहाँ पर सन है, ठीक है। आपने क्या बोला कि सर यहाँ पे देखिए जितना दूर होगा, जितना सन से दूर होगा उतना स्लो होता है, जितना पास होगा उतना फास्ट होता है प्लैनेट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एरियल वेलोसिटी, केप्लर्स लॉ से अगर हम बात करें तो मुझे मालूम है द फारदेस्ट कहां पर है, सी पर, तो आप बोलोगे सबसे स्लो कहां पर होगा, यहाँ पे, तो आप बोलोगे जो केसी होगा वो सबसे कम होगा। आप बोलेंगे सबसे क्लोजेस्ट कहां है, ये पॉइंट होता है सबसे क्लोजेस्ट, ध्यान रखें इस पूरे पाथ में सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है ये। तो आपको पता होना चाहिए सबसे क्लोजेस्ट मतलब होता है यहाँ पे सबसे फास्ट होगा, ये सबसे फास्ट होगा, मतलब आप बोलोगे के जो है वो सबसे ज्यादा होगा और के बी जो होगा इन बिटवीन होगा। सो दिस इज योर रिलेशन। आप बताइए इसमें मैं क्या बताऊं, दिस इज योर आंसर। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। द ऑप्शन मैचिंग इज सेकंड। बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या मुझे इसे पेन चलाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं ग्रेविटेशन से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if the mass of the sun were 10 times smaller and the universal gravitational constant were 10 times larger in magnitude, which of the following is not correct? सबसे पहले तो नॉट करेक्ट को आप हाईलाइट कर लीजिए, बिकॉज यहां हम गलती कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, करेक्ट और नॉट करेक्ट में भूल जाते हैं सॉल्व करते टाइम। तो नॉट करेक्ट पूछा है हमसे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सन का मास को 10 टाइम्स कर दिया गया है, ठीक है, स्मॉलर कर दिया गया, मतलब 1/10 टाइम्स कर दिया गया है, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब जी की जो वैल्यू है, आप देखिए जी की वैल्यू को 10 टाइम्स कर दिया गया है, और सन के जो मास है, मास ऑफ सन है, उसको 1/10 टाइम्स कर दिया गया है, ठीक है। नाउ उसने बोला है कि रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर। तो ऑब्वियसली देखिए अगर आपको जी की वैल्यू पता है तो जी इक्वल टू होता है gm/r², वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मास इज द मास ऑफ द अर्थ एंड g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की वैल्यू बढ़ने वाली है क्योंकि ये 10 टाइम्स हो गया कैपिटल जी, तो आप बोलोगे स्मॉल जी भी बढ़ने वाला है। अगर स्मॉल जी बढ़ने वाला है तो ऑब्वियसली रेन ड्रॉप ज्यादा तेजी से ये नीचे आएंगी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट। अगर आप बात करेंगे वॉकिंग ऑन द, यस डेफिनेटली आपका जो वेट है वो ज्यादा बढ़ने वाला है, नीचे की तरफ आपका खिंचाव बढ़ने वाला है, तो आप ज्यादा तेजी से ग्राउंड से चिपक के रहने वाले हैं। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि आपका नॉर्मल रिएक्शन, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे ग्राउंड पे ड्यू टू योर वेट, उतना ही ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यस इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। थर्ड है जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज। सर जी तो चेंज होगा ही होगा, है ना, तो भाई साहब ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर भी हम फोर्थ वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ द अर्थ वुड डिक्रीज। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जरा देखो, 2π√L/g। अगर जी इंक्रीज कर रहा है तो टाइम पीरियड विल डिक्रीज, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यू नो विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Okay, now let's move on to the next problem. This question is from 2017. The question is, the acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is the same as at a depth d below the surface of the earth. Then d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने कहा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, देखिए बहुत ही सिंपल है। g at height h, where h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज लेस देन r, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं? सर मैं लगा सकता हूं g at surface 1 - 2h/r। उसने बोला कि g at depth d बतानी है जो कि इसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे g at depth d कितना होता है, 1 - d/r। h की वैल्यू को 1 किलोमीटर रखना है और आपको दोनों को इक्वेट कर देना, यही क्वेश्चन गिवन है। तो आप बोलोगे g at h और g at depth d दोनों बराबर दे रखा है,
h की वैल्यू के साथ तो आपने बोला g इंटू एस, 1 माइनस h वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। किलोमीटर में रखेंगे तो आप इसमें रखना चाहो, मैंने कहा सर आप मीटर में रखना चाहो तो देखिए 2 इंटू 10 की पावर 3, 1 किलोमीटर इतना मीटर हो गया बाय आर, इज इक्वल टू जी एस इंटू 1 माइनस डी बाय आर। सर जी एस से जी एस कैंसिल, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली d की वैल्यू कितनी बच रही है 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर, या आप बोलोगे 2 किलोमीटर। हाउ डिफिकल्ट दिस प्रॉब्लम इज? इट इज वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं और बहुत इजी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप देख लीजिए। दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज two astronauts are floating in gravitational free space after having lost contact with their spaceship. The two will, there are 4 statements. First, keep floating at the same distance between them, move towards each other, move away from each other, will become stationary. आप देखिए क्वेश्चन को समझिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन, मैं बिल्कुल पेन नहीं चलाने वाला हूं उसमें। आपने बोला 2 एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए जहां पे ग्रेविटी फ्री है। ग्रेविटी फ्री का मतलब क्या हो गया कि वहां पे किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटी आप पे नहीं लग रहा है ना। कोई भी प्लैनेट आप बोल सकते हैं एक फ्री स्पेस में पहुंच गए हो, वहां पे किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटी आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि आपके अगर आप अकेले वहां पर होंगे तो आपके ऊपर कोई नेट फोर्स अब आने ही नहीं वाला है, बिकॉज आप एकदम ग्रेविटी के अलावा और कोई वहां पे फोर्स एज एप्लीकेबल होना ही नहीं चाहिए। बट साथ ही साथ आपने बोला वहां पे एक लोग नहीं है, 2 लोग हैं। तो जब 2 लोग हैं तो डेफिनेटली आप बोलोगे आपस में तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही करेगा ना। आपस का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो हमेशा 2 ऐसे बॉडी जिनके पास मास होता है, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। बाकी प्लैनेट की तो ग्रेविटी वहां पे आप बोल सकते हैं 0 है, बट आपस की जो ग्रेविटी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या बोलोगे, दे विल मूव क्लोजर, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, सो ये आपके 2017 के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं ग्रेविटेशन। इसलिए बोलता हूं ग्रेविटेशन चैप्टर इज वेरी इजी, बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं और बहुत छोटा सा चैप्टर है और 2 क्वेश्चन आपको देके जा रहा है यार, तो क्यों नहीं करें हम इसको। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस r, द वेरिएशन ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज शोन बाय। डू आई नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आपके नोट्स में ये ग्राफ बने होते हैं, मैंने ऑलरेडी ये रिवीजन में भी ये ग्राफ आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता है कि सर अगर मैं आपको इसमें बताना चाहूं तो जो ग्राफ है स्मॉल r के साथ बनाना है, तो आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्राफ ऐसे बनने वाला है। यहाँ पे g रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये रहेगा r, एंड दैट इज योर आंसर। सो विच ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका 2016 का क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The next question is from 2016 again. A satellite of mass m is orbiting the Earth of radius r at a height h from its surface. The total energy of the satellite in terms of g naught, the value of acceleration due to gravity at the Earth surface is. g naught बोला है कि उसका जो वैल्यू है ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस है। एक ऑर्बिटल आप कह सकते हो कि एक सैटेलाइट है जो कि एक ऑर्बिट में घूम रही है एट h हाइट फ्रॉम द सरफेस h, और आपको उसकी टोटल एनर्जी बतानी है कितनी होगी। तो अगर हम बात करें 2 ऑप्शन तो मैं इसमें ऐसे एलिमिनेट कर सकता हूं क्योंकि टोटल एनर्जी शुड बी नेगेटिव, तो 2 ऑप्शंस आर ऑलरेडी एलिमिनेटेड। 2 ऑप्शन बचते हैं, अगर किसी को नहीं भी है तो भी वो तुक्का मार सकता है, बिकॉज 2 ऑप्शन ही बचते हैं। हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। देखिए प्रॉपर सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा जरा देखिए, आपने बोला कि सर एक m मास की बात कर रहे हैं, ये एक अर्थ है, आपने बोला h हाइट पर, ठीक है, इसकी ऑर्बिट है, यहाँ पे m मास का एक सैटेलाइट है। ठीक है, आप बोलते हैं कि सर टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है, तो वो ये होता है Gmm/2r, ये होता है टोटल एनर्जी का। ठीक है, नहीं तो आप पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को उठा के रखोगे तो यही आता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आप रखोगे ½ mv02, ये v ऑर्बिटल होती है, ध्यान रखना, और ये तो होता ही है -Gmm/r। ठीक है, इन फॉर्मूले को उठा के रखेंगे तो ये वैल्यू आ रही है Gmm/2 इंटू r, वेयर r क्या है, r प्लस h है, तो -Gmm/2 इंटू r प्लस h। अब आपको बोलना है कि gh सरफेस के फॉर्म में देनी, मैंने कहा gh सरफेस को उसने g0 बोल रखा है, दैट इज इक्वल टू Gm/r²।
तो क्यों ना हम इसको r से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और r, बिकॉज देखिए अब gm बाय आर स्क्वायर आपका आ गया, जी नॉट से रिप्लेस कर सकते हो आप, और जो वैल्यू आ रही है देखिए माइनस gm बाय आर स्क्वायर को मैंने बोला जी नॉट इंटू एम इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर प्लस एच। जरा देखो ऐसा कोई फॉर्मेट में आंसर दे रखा है तो दैट विल बी योर आंसर, माइनस जी नॉट इंटू एम इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर प्लस एच। करेक्ट आंसर इज सेकेंड। कितना बेसिक प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है यार, ये हार्डली 30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तब 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है यार। आपको जब सॉल्व करना होगा तो आप हार्डली 30 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और यही आपके एवरेज आउट करने में हेल्प करते हैं जो थोड़े से कैलकुलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रोटेशन में आए थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से आप टाइम बचा के उनमें यूज कर पाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So the next problem is, at what height from the surface of the earth the gravitational potential and the value of G are minus 5.4 into 10 to the power 7 joule per kg square and 6.0 meter per second square respectively, take the radius of earth as 6400 किलोमीटर। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आपने बोला कि सर किस हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और आपने बोला एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। मैंने कहा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर जो होता है वो होता है माइनस जी एम अपॉन आर। इसको लिख सकते हो माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, मैंने कहा सर जी एट हाइट एच आप बात करोगे वो होगा माइनस जी एट सरफेस अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है इसलिए मैं इसको अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब एच की वैल्यू भी बहुत ज्यादा आ रही होगी। आप बोल सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो माइनस जी एम, सॉरी माइनस क्यों लगा रहा हूं, जी एम बाय आर स्क्वायर ऑन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा ये वैल्यू दे रखी है माइनस 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7 और ये वैल्यू दे रखी है 6। मैंने कहा डिवाइड कर दो दोनों को, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा सही है, देखिए माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच अपॉन जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 6। माइनस से माइनस कैंसिल, जीएम से जीएम कैंसिल, आर प्लस एस से एक आर प्लस कैंसिल, 6.9 ऊपर लेके जाओ, ये ऊपर आएगा तो आप बोलोगे आर प्लस एच की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.9 इंटू 10 टू द पावर 7 और एच की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया ये। ठीक है, माइनस 6400 किलोमीटर है तो आप बोल सकते हैं 10 टू द पावर 3 मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 6.4 कितना आ जाएगा, ये आपका 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। किलोमीटर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर। तो करेक्ट आंसर विल बी 2600 किलोमीटर। देख लीजिए कितना टफ क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Next problem is again from 2016. The question is the ratio of the escape velocity at Earth to the escape velocity at a planet whose radius and mean density are twice as that of the Earth. देखिए, एक planet और Earth का आपको escape velocity का रेशियो बताना है, जिसकी आपने बोला है कि उस planet पे जो mean density और उसका जो रेडियस है वो Earth के रेडियस और mean density के डबल होगा। मैंने कहा सर बहुत ही अगेन फिर से सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्टली आप बोलेंगे कि सर जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वो आपको तो पता है 2gm बाय आर आता है। ठीक है, मैंने कहा सर मास को आप लिख सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे सो दैट कैन बी रिटन एज 8/3 g पाई रो इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। आपको मालूम है, इससे एक चीज समझ में आएगी कि v इज proportional to r into root rho। ये तो आपने बोला v at earth upon
V एट प्लैनेट इज इक्वल टू R अर्थ का, R प्लैनेट का, मीन अर्थ का अपॉन प्लैनेट का वैल्यू रख दो। मैंने कहा सर इसमें जो है, इसने बोला कि दिस इज डबल राइट, तो आप बोलोगे सर रेडियस ऑफ अर्थ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, कैंसिल 1/2 इंटू 1/√2 मतलब बेसिकली कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो दिस इज योर रेशियो एंड दिस इज योर आंसर एंड दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन दैट केम इन 2016। देख लीजिए कितना क्विक होते हैं और कितना सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ग्रेविटेशन के, इसलिए बोलता हूं ग्रेविटेशन चैप्टर को अच्छे से 2 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Next problem is a satellite S is moving in an elliptical orbit around the Earth. The mass of the satellite is very small as compared to the Earth. Then, first, the acceleration of S is always directed towards the center of the Earth. जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आप बोलते हो जब भी आपके अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट घूम रहा होता है उसका जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही होता है। यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं, केपलर्स लॉ से आपको याद है सन के अबाउट कोई भी प्लैनेट घूम रहा होता है उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, सन के अबाउट कांस्टेंट होता है। सिमिलरली अगर अर्थ के अबाउट कोई भी सैटेलाइट घूम रहा होता है, ठीक है, तो अर्थ के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट, तो आप बोल सकते हो सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। ठीक है, थर्ड पूछा उसने द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियडिकली विद टाइम। नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट अगेन। ठीक है, अगर एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो आप बोलोगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। द लीनियर मोमेंटम एस नहीं, लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अरे भैया नहीं यार, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे स्लो होगा, जैसे जैसे पास आता है वैसे उसकी स्पीड फास्ट होगी। इलेप्टिकल ऑर्बिट की बात हो रही है, जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे स्लो होगा और जैसे जैसे अर्थ के पास आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो लीनियर मोमेंटम कैसे सेम रह सकता है अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट एंड दैट्स योर आंसर। Now, the next question is, a remote sensing satellite of Earth revolves in a circular orbit at a height of 0.25 into 10 to the power 6 meter above the surface of the Earth. If Earth's radius is 6.3 into 10 to the power 6 meter and g is equal to 9.8 meter per second, then the orbital speed of the satellite. फॉर्मूला रख के आंसर लेके आएंगे, कुछ है क्या इसमें? मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि सर एक्चुअली जो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला उसने पूछा हुआ है, तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। ठीक है, मुझे जी के फॉर्म में दे रखा है और जी आपका क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो एक आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और एक आर स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो जो फॉर्मूला बनेगा जी एम बाय आर स्क्वायर को मैं जी लिख सकता हूं। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, जी आर स्क्वायर अपॉन आर, स्मॉल आर क्या है यहाँ पे? आर प्लस एच है। सर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, जी की वैल्यू है 9.8, आर स्क्वायर की वैल्यू है 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6, आर की वैल्यू है 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 0.25 इंटू 10 टू द पावर 6 का अंडर रूट, एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी बट आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 की पावर 6 10 की पावर 6 आप एक कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इसको ऐड करके देखेंगे, आपके रिजल्ट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज Kepler's third law states that the square of the period of revolution t of a planet around the sun is proportional to the third power of the average distance r between the sun and the planet, that is t square is equal to k r cube, here k is constant in masses of the sun and the planet are m and m respectively. Then as per Newton's law of gravitational force of attraction between them is F equal to gmm by r square. Here g is gravitational constant. The relation between g and k is described as. सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया था, मैक्सिमम लोगों ने तो उसे क्वेश्चन पढ़े बिना छोड़ दिया। मैं कहता हूं सर इस क्वेश्चन में उसने कैप्लस का थर्ड लॉ का स्टेटमेंट दे दिया है, मतलब 3 लाइनें तो उसने केवल एक स्टेटमेंट दे दिया और क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूं कि ये बहुत इजी। इसने क्या बोला था कि सर कैप्लस लॉ से क्या पता चल रहा है? कैप्लर लॉ से पता चल रहा है कि जो टी स्क्वायर इज सम कांस्टेंट इनटू आर क्यूब, ऐसा कुछ है। ठीक है, अच्छा इसने बोला अगर सर्कुलर ऑर्बिट मान के चले और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, हम केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो आपको पता है कि सर इसको आपको एक सैटेलाइट की तरह मान के चल रहे हैं हम, क्योंकि अर्थ वाला केस हम कर चुके हैं, सैटेलाइट इसके अराउंड घूम रही है,
तो आपको मालूम है कि सर यहाँ पे जो अगर ये 20 स्पीड से चल रही है तो यहाँ पे आप बोलते हो कि जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए, आप बोलते हो mv0² बाय r। ठीक है, मैं कहता हूं ये होता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये ठीक है, मैंने कहा जरा देखिए ये कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये आप बोलो ये ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कराता है, तो आप बोलोगे जी एम एम अपॉन आप बोलोगे क्या r² इज इक्वल टू mv0² बाय r। m से m कैंसिल हो जाता है और यहां से आपको v0 की वैल्यू आ जाती है। सो v0 की जो वैल्यू आती है वो आती है √g m अपॉन r। ये तो v0 आ गया। मैंने कहा टाइम पीरियड का अगर रिलेशन देखें तो कितना होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई r अपॉन v0। ठीक है, इसको वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 2 पाई r अपॉन √gm बाय r। मैंने कहा सर इस फॉर्मेट में लाना है, तो हमने कहा जरा स्क्वायर करो, जब इसको स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा t² इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो देखिए r³ हो जाएगा अपॉन gm। सर k की वैल्यू से चाहिए थी, जब देखिए इससे कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 4 पाई स्क्वायर बाई gm। दैट वाज द क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था बिकॉज एक तो 4 लाइन का स्टेटमेंट आ रखा था, उनको लगा इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, बट उस क्वेश्चन में उसने एक स्टेटमेंट ही लिख दिया था पूरा का पूरा। ये डायरेक्टली देखिए, ये मैं ऑलरेडी वो करके दिखाया, डिराइव करके दिखाया, वरना ये चीज ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपने नोट्स में। अगर आप रिवीजन नोट्स को उठा के देखेंगे तो ये चीज हमने वहां पे कर रखी है। अगर किसी को डायरेक्टली याद भी रह गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो 2 पाई अपॉन v0 में v0 की स्क्वायर करके आप बड़े आराम से आंसर लेके आ सकते थे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो k की वैल्यू आई 4 पाई स्क्वायर बाय gm, तो रिलेशन आप करेक्ट रिलेशन आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। So now let's move on to the next problem. Next problem is from 2014. The question is, a black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape. To what approximate radius would Earth have to be compressed to be black hole? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। आपने बोला सर मैं अर्थ के रेडियस को कितना कम कर दूं कि सर आप बोलोगे ये एक ब्लैक होल की तरह एक्ट करे, और ब्लैक होल की डेफिनेशन भी उसने दे दिया है। मतलब कहने का मतलब है इसकी जो ब्लैक होल की जो एस्केप वेलोसिटी है, तो ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी है वो इवन ग्रेटर देन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट है, खत्म। आपने बोला अगर एस्केप स्पीड की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है उसके बराबर हो जाए तो वो ब्लैक होल की तरह एक्ट करने लगेगा। तो बताइए अर्थ की बात कर रहा है, तो अर्थ को हम कितना श्रिंक करते हैं। मैंने कहा अर्थ का जो नया रेडियस है वो आपको मालूम है कि ये वी स्केप कितना होता है, दैट शुड बी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को उठा के सॉल्व कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रेडियस यहाँ पे क्योंकि सरफेस की बात हो रही तो जी है। जी की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ द अर्थ आपको पता है, 2 पता है, दिस आपको पता है, तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, जी की वैल्यू आपको गिवन है, सर सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, तो उससे आपको पता जाएगा आर शुड बी लेस देन दिस वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेशन है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ई वेक्टर ऑफ द अर्थ विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। अगेन देखिए आप ग्राफ आ गया। इसमें अगर मैंने आपको अगर रिवीजन में आपने याद किया तो मैंने इसमें आपको बताया ध्यान रखना है कि वो वेक्टर के फॉर्म में पूछ रहा है या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और यहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन किया है वेक्टर की बात कर रहा है। तो वेक्टर के लिए जो ग्राफ बनता है वो साइन के साथ अगर हम बनाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर के फॉर्म में बनाते हैं तो ये ऐसा बनता है। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म बनाते हैं तो हम ये ऊपर बनाते हैं, ये वेक्टर के फॉर्म में है तो ये ऐसा बनेगा कुछ, एंड दिस इज योर आंसर। जो भी ऑप्शन आपका मैच कर रहा हो, आई थिंक पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए उसने वेक्टर मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, बस इसी में इतनी सी ट्रिक थी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is taken from the earth surface to the height h equal to the twice the radius of the earth. The change in potential energy of the body will be। कितना बेसिक क्वेश्चन है, आपको चेंज बताना पोटेंशियल एनर्जी में। सर कुछ भी नहीं, उसने बोला कि सर सरफेस पे थी, ठीक है, जब बॉडी सरफेस पे थी तब आप बोलोगे उससे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, P इनिशियल हो गई। आपने बोला सर एक h हाइट पर लेके जाना है, ठीक है, उसने बोला h हाइट पर लेके जाना है, किसी हाइट पर उसने बोला सरफेस टू दी h हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। h की वैल्यू कितने बराबर रखी है, उसने बोला 2r पर लेके जाना है, तब आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। मैंने कहा देखिए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगा -gmm/r, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगा
माइनस GMM/R। देखिए सेंटर से डिस्टेंस होती है, बस यहाँ पे यही एक शॉर्ट ट्रिक आप कह सकते हो, एक ट्रिक था, ठीक है, जो गलती कर देते हैं सर। सेंटर से डिस्टेंस होती है ये R, यहाँ पे देखिए सेंटर से डिस्टेंस R थी, इसलिए यहाँ पे R लिखा। अब सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 3R है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। 2R मत रखना, गलती से लोग यही कर देते हैं, H की वैल्यू को 2R रख लेते हैं। नहीं सर, ये R+H रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटर से डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 3R है, तो यहाँ 3R रखना है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस GMM/3R माइनस GMM/R, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3 GMM/, so that is your answer 2/3 GMM/R, जो भी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अच्छा, आपको स्मॉल g के फॉर्म में दिया है, तो स्मॉल g की वैल्यू आपको पता है क्या होती है सर, GM/R² होती है, ठीक है। मैंने कहा सर इसमें एक R से मल्टीप्लाई करो, एक R से डिवाइड करो, तो देखिए GM/R² को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल g, तो 2/3 GMR, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना आपको तुरंत आना चाहिए, रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली कभी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम था। Now let's move on to the next problem. The next question is infinite numbers of bodies each of mass 2 kg are situated on x-axis at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter respectively from the origin. The resulting gravitational potential due to the system of the origin will be. एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कई बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जीपी लग रहा होगा। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। आप बोलेंगे कि सर एक्चुअली जो फिगर जो बनाए, फिगर के बिना ये क्वेश्चन, मैंने कहा सर यहाँ पे 1 मीटर पर एक 2 kg रखा हुआ है, फिर 2 पे रखा है एक 2 kg, फिर 4 मीटर पे 2 kg रखा है, और आप बोल सकते हो ये 2 kg मासेस रखे हुए हैं, ऐसे इनफाइनाइट मासेस रखे हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखें, ये है 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 4 मीटर, और ये है 8 मीटर एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से मासेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हैं। मुझे बताया गया है कि सर इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल बताना है, ठीक है। क्या बताना है, टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो मुझे मालूम है इस पॉइंट पे पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सबकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ऐड कर दो। मैंने कहा जो पोटेंशियल फाइंड आउट करने का तरीका होगा वो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, -G इंटू M की वैल्यू कितनी है, चलो M ही ले लेते हैं, अपॉन डिस्टेंस इज 1। फिर इसकी वजह से कितना हो जाएगा, -GM/2। इसकी वजह से कितना हो जाएगा, -GM/4। यहां पे आज वैल्यू कितनी हो गई 4, एंड -GM/8। ऐसे आप आगे चलते चले जाओगे, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाना है। मैंने कहा अगर इसको देखे जरा सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, -GM तो कॉमन आ रहा है, अंदर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन। इट्स अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए ये 1 है, इसमें 1/2 नीचे है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इट्स अ जीपी जिसका फर्स्ट टर्म जो है ए की बात करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, और जो कॉमन रेशियो होता है मतलब इन दोनों को 2 टर्म का रेशियो है ना, दैट इज 1/2। मतलब पहली टर्म में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी टर्म मिलेगी, दूसरी में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी मिलेगी। दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसी तरीके से चलेगा। एंड क्योंकि r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो आप बोलोगे ये इनफाइनाइट टर्म तक जाती है। जब भी r की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगा तो जीपी इनफाइनाइट टर्म तक जाता है, और ऐसे जीपी का जो सम होता है इनफाइनाइट टर्म का, वो होता है A/1 - R। अगर आपको नहीं पता है तो इसी को पता कर लें, क्योंकि तो आपका ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो A की वैल्यू रख दीजिए 1, 1 - 1/2, 1 - 1/2, 1/2 पर जाओगे तो ये कितना आ गया 2, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इतने का जो सम आया दैट इज 2, तो जो पोटेंशियल आया वो कितना आ गया, -GM/2, और M की वैल्यू कितनी रखी है 2 kg वैल्यू रखेंगे, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -4G। तो पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज कमिंग एज -4G एंड दिस इज योर आंसर। तो ये बातें की हमने 2013 तक के नीट के प्रीवियस क्वेश्चंस की। आप इसके अलावा 2012, 11, 10, 9, 8, 7 अगर आपको उन क्वेश्चंस को भी आप ट्राई कर सकते हो। उसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस यूनिट क्वेश्चन जो मुझे कराने थे सर देख, और आपको बताया सर कितने बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब आप देखेंगे ये हाफ एन आवर का लगभग आपका वीडियो में मैंने कम से कम नहीं तो 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको एक्सप्लेन तक कर दिया है। मतलब 15 क्वेश्चन तो मैं 2 मिनट का तो मेरा एवरेज आ रहा है, तो अगर आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज 1 मिनट या उससे भी कम आएगा। आप बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द YouTube चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉर नाउ, stay healthy, stay safe. Thank you.